Good morning, students. Today I am going to start your next topic, chemical bonding. That is chapter number 4. Chapter 4, chemical bonding. इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। आप सभी जानते हैं कि नोबल गैसेस को छोड़कर, नोबल गैसेस मीन्स हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, these are the noble gases which are placed in the 18th group of the periodic table. Clear? इनको छोड़कर जितने भी और दूसरे एटम्स हैं, एलिमेंट हैं, वो सब क्या करते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। They do not have complete octet, so they combine with other atoms to form chemical bonds. इसलिए वो एक दूसरे एटम के साथ क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और केमिकल बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स और आयंस टुगेदर विद द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड एंड द प्रोसेस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। उस प्रोसेस को जिसके तहत ये जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ द एटम, और ये एटम की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 2,8,1। तो ये हो गया आपका के शेल, ये एल और ये एम, ये पीछे हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो 1 इज़ द आउटर मोस्ट सेल और एम इज़ द आउटर मोस्ट सेल, सो द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज़ 1। क्लियर? सो लेट्स सी द कॉज एंड मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको ध्यान से पढ़ेंगे टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और साथ के साथ मैंने इस बार पहले ही आपको इसके PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, साथ के साथ इसको नोटबुक में भी नोट करते चले जाएंगे। लेकिन जहाँ मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूँ कि वैसे तो ये टॉपिक पूरा ही है आपके सिलेबस में, लेकिन जहाँ इंस्ट्रक्ट करूँ कि ये पोर्शन नहीं है तो उसके ऊपर मैं क्रॉस लगा दूँगा, उसको पोर्शन को आपने नोट नहीं करना है। सो केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं, कॉज एंड मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्वायर ए स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड maximum stability and to convert atoms into molecule to acquire stable configuration of nearest noble gas। देखो इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सोडियम, उसके पास इसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। तो ये क्या करेगा, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ कर देगा और क्या बनाएगा, चेंज हो जाएगा सोडियम प्लस और E माइनस, यानी ये जो सोडियम आयन बना है इसका अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो रह गए वो 2,8 रह गए, यानी इसने क्या कर लिया, एक नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, नियॉन का। ठीक है जी। हीलियम के बाद क्या आता है आपका, हीना, नीना, नियॉन आता है। नियॉन का इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने गेन कर लिया है, इसलिए ये क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अब ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर के मॉलिक्यूल बनाएगा। जैसे सोडियम, ये इस सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में यदि हम देखें तो ये अपना एक एटम क्या कर देगा, क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन के पास भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है दैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अभी हम देखते हैं कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। क्लियर जी। सो इसके लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं। वी डिवाइड एटम्स इनटू 3 क्लासेस। हम एटम को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विच गिव अप 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। कितने इलेक्ट्रॉन तक लूज़ कर सकते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तक। यानी ये फीचर्स किसका हो गया, ये हो गया मेटल का फीचर, कि मेटल्स जितने भी हैं एलिमेंट को हमने 3 कैटेगरी में अभी पीछे पढ़ा कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर जी। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहा है, अगर 1 कर रहा है, 2 कर रहा है या 3 कर रहा है, और इनकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो कम होता है, दे हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड थिंग वन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं, यानी विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो मेटल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे वो नॉन मेटल्स।
मेटल्स, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉन मेटल्स में हेलोजन में भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अभी हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी वो सबसे ज़्यादा थी। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। पॉलिंगर स्केल के ऊपर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने आपको बताई थी वो 4 बताई थी। क्लियर। और थर्ड है जी एलिमेंट विच हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनकी लिटिल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कौन कौन से बॉन्ड, देखो ए और बी अगर ये मिलकर बनाते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, बी मिलकर बनाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और ए इसको मैं टाइप्स को अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बनते हैं ये। तो तीसरा क्या है, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी 3 प्रकार के हम इस चैप्टर के अंदर बॉन्ड पढ़ेंगे। अब बस यहीं आप ध्यान रखें कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और आयंस डेफिशिएंट लुईस, यानी लुईस स्ट्रक्चर भी इसके अंदर बनती है। सब इस टॉपिक के अंदर ही पढ़ा जाएगा। तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे आता है आपका एंड इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। ये तो बता दिया मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बता दी जो नॉन मेटल्स होती हैं, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ती है। सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक सेकेंड, एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ए मेटल एटम्स ट्रांसफर वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल। यानी हमेशा ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होगा। यानी जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे नॉन मेटल को। जैसे यहाँ फॉर्मेशन दिखाई है सोडियम क्लोराइड की, तो ये सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दिखाया है 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी जो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, इस अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है इसलिए उसको हम किसके द्वारा शो करेंगे, माइनस के द्वारा, और फॉर्मेशन हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl-। ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल भी हैं इसके, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन सब की स्ट्रक्चर आप ऐसे ही ड्रॉ करके देखें, ठीक है जी। इन सब की स्ट्रक्चर आप ऐसे ही ड्रॉ करके देखें, जैसे ये सोडियम क्लोराइड की दिखाई है। नहीं बनती है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इसको एक वीडियो है इसको अलग से बना दूंगा और वहाँ आप स्ट्रक्चर बनानी सीख जाएंगे। लेकिन फिर भी एक हफ्ते में यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यानी 12 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उसका ऑक्सीजन का होता है कितना, 8। तो इसका हो जाएगा 2,8,2, और इसका हो जाएगा 2,6। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको ये ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, माइनस माइनस, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से शो करेंगे। और इसकी स्ट्रक्चर जो बना देंगे हम, क्या बना देंगे, यानी इसको शो करेंगे कैसे, Mg++ और O-, इस तरीके से बन जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, ऐसे ही आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखेंगे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, एल्यूमिनियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड, अच्छा ये सोडियम सल्फाइड है पहला वाला, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम हाइड्राइड। इन सब की स्ट्रक्चर आप चाहें तो मुझे आज ही बना करके PDF के रूप में सेंड कर सकते हैं। ये आज आपका होमवर्क हो गया। इन सब की स्ट्रक्चर आप होमवर्क में मुझे सेंड करें बना करके, ठीक है। तो मैं देख लूँगा,
सभी स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ ही करें बस, सभी के लिए होमवर्क है ये, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या क्या कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, ठीक है जी। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं? नंबर फर्स्ट, द एटम विच चेंज इनटू कैटायन, जो एटम पॉजिटिव आयन या कैटायन के अंदर चेंज होता है, शुड पजेस, जो तीन आ गए ना, 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड द अदर एटम विच चेंज इनटू एनायन नेगेटिव आयन शुड पजेस 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसको कहते हैं? आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। एंड ए हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अबाउट 2 ऑफ द 2 एटम इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी दीज आर द कंडीशंस, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, 2 के आसपास होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन सिमिलर एटम्स। जैसे हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने लगे तो नहीं बनेगा, सोडियम और सोडियम एटम के बीच में बनाने लगे नहीं बनेगा, क्लोरीन और क्लोरीन एटम के बीच में बनाने लगे नहीं बनेगा। एंड देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी, यानी यहाँ पर क्या होता है, इसकी एनर्जी भी कम हो जाती है। एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड, क्योंकि एनर्जी रिलीज्ड होती है, होनी भी चाहिए। फॉर दिस एन एटम शुड हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड द अदर एटम शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी एक एटम के पास उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी और एक के पास उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर जी? तो आगे चलते हैं। Then next one is higher the lattice energy greater will be the case of forming an ionic bond। जिसकी ज़्यादा लैटाइस एनर्जी होगी, यानी देखो जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड पास पास स्थित हैं, तो उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की, उसको ब्रेक तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लैटाइस एनर्जी कहते हैं। ये किसके अंदर होगा? अधिकतर ऐसा जो क्रिस्टल बनाते हैं ना, क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, उनके अंदर होता है। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री आयंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटाइस एनर्जी। डेफिनेशन भी दी है, एंड लैटाइस एनर्जी इज इक्वल टू K अपॉन, और क्या लिखा है जी, R प्लस R माइनस, क्योंकि जी के ऊपर डिपेंड करेगी, एक कैटायन बनेगा और दूसरा एनायन बनेगा, यानी R प्लस का मतलब रेडियस ऑफ कैटायन और R माइनस का मतलब है रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। ये इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है। एंड द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ थर्मोकेमिकल साइकिल, जिसको बॉर्न-हैबर साइकिल भी कहते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? थर्मोडायनेमिक का एक रूल यूज़ करेंगे जिसको हेस लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज नेट रिजल्टेंट ऑफ द अबव चेंज। यह फॉर्मूला हो गया HF का मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू हीट ऑफ सॉलिड प्लस हाफ ऑफ द हीट ऑफ और हीट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है जी, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और माइनस टोटल एनर्जी U जो दिया हुआ है। ये क्या है? ये है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट, इसको आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द कंडीशंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? कोवलेंट नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं और रेगुलर वे के अंदर इनमें लेटाइस फॉर्म होता है, एक जालनुमा संरचना बनती है जिसको लेटाइस कहते हैं। एंड दे पजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन हैलाइड्स ऑफ सोडियम एंड ऑक्साइड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। फ्लोराइड का क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। इस ऑर्डर को आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट, ये जो होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ये हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बने होते हैं। अगर मेटल ज़्यादा है, मेटेलिक पार्ट ज़्यादा है तो हार्ड होंगे, और नॉन मेटेलिक पार्ट ज़्यादा है तो ब्रिटल होंगे, क्योंकि जो हार्डनेस है वो मेटल का करेक्टर है और जो ब्रिटलनेस है वो नॉन मेटल का करेक्टर है। एंड they are fairly soluble in polar solvent and insoluble in
नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो पोलर सॉल्वेंट में आता है वाटर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एस्टर, ईथर, एल्कोहल एक्सेट्रा। ये वर्ड आप बार बार केमिस्ट्री के अंदर सुनेंगे, पोलर और नॉन पोलर, तो इसको ध्यान रखेंगे। एंड द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नॉन रिजिड होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। दस दीज कंपाउंड्स डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म। इसलिए ये स्पेस आइसोमेरिज्म जो दो प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब इसको बताया जाएगा। अभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये फीचर याद रखना है, करैक्टरिस्टिक याद रखनी है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की, ये कि ये स्पेस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स फर्निश आयंस इन सॉल्यूशन। द केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स आर नोन एज आयोनिक रिएक्शन। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया हमने सिल्वर नाइट्रेट से कराई है। तो पोटेशियम क्लोराइड के अंदर जो आयन बनेंगे वो होंगे K+ और Cl-, और सिल्वर नाइट्रोड में जो आयन बनेंगे वो होंगे Ag+ और NO3-। तो फॉर्म क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl, Ag++ Cl- प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसो माने सेम, मॉर्फ माने रूप, यानी ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी एक से अधिक रूपों के अंदर पाए जाते हैं। एंड कूलिंग कर्व ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज नॉट स्मूथ। जो कूलिंग कर्व होता है वो स्मूथ नहीं होता है। इट हैज़ 2 ब्रेक पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन एंड दे शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ कोर एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, यानी अनस्टेबिलिटी होती है, कोर इलेक्ट्रॉन जो लास्ट से पहले वैलेंशियल से पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से ये क्या कहते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी को शो करते हैं। सो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप देखें, इन प्रॉपर्टीज़ को नोट करें। नोट तो आगे का भी कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको पहले स्टडी करें और जो डाउट आता है इससे रिलेटेड वो साथ के साथ मेरे से पूछते रहें। ठीक है, थर्ड टॉपिक में जो आपका डाउट रह गया है उसको भी मैं रिवाइज़ करा दूंगा। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दोबारा थर्ड टॉपिक को ले लेंगे। ओके, सो इस वीडियो में केवल इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।